नीट 2026 एस्पिरेंट्स के लिए बायोलॉजी कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? सभी विद्यार्थियों से एक ही चीज़ कहना है कि जब भी बायोलॉजी विषय है तो बायोलॉजी को मैक्सिमम लोग थियोरेटिकल गिनते हैं, बराबर। तो इसलिए बायोलॉजी का मेन रेफरेंस जो है वो एनसीईआरटी है। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना यानी कि क्या पढ़ना? पेपर कैसे भी होने दो, बट बायोलॉजी बच्चों को कैसा सेव करता स्कोरिंग के लिए, आप थोड़ा हमारा बच्चों को। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बायोलॉजी इज द ओनली सेवियर व्हेनेवर फाइनल पेपर इज टफ। 50% शेयर वही होता है, बट ये टाइम कैसा मैनेज करना चाहिए और नीट 2026 एस्पिरेंट्स के लिए आपका क्या सजेशन है? हां, गुड क्वेश्चन्स. तर विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वप्रथम मी तुम्हाला टाइम मॅनेजमेंटबद्दल 3 महत्त्वाचे मुद्दे सांगणार आहे. तर पहिला माझा महत्त्वाचा मुद्दा असा असेल, पर ये पूरा बच्चों कैसा मैनेज करना चाहिए विद इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम? सर ये बहुत अच्छा सवाल है और जनरली बच्चों को इस पर कोई क्लैरिटी नहीं रहता. बायोलॉजी में अगर मैं बोलूँ तो आप बोल सकते हो 3 तरह के चैप्टर्स हैं. जो पहले वाला चैप्टर का कैटेगरी है उसमें बाय हार्ट लर्न करने का. फॉर एग्जांपल मॉर्फोलॉजी, उसमें ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है, बस फिगर बनाओ, एग्जाम्पल याद करो, केस पढ़ो, एग्जाम्पल याद करो. एक्चुअल में सर बायोलॉजी इजी सब्जेक्ट है. बस प्रॉब्लम क्या है बायोलॉजी के साथ, वास्ट है. तो सर जब कोई चैप्टर चल रहा होता है तो उस समय सर समझ में भी आता है और क्वेश्चंस भी बनते हैं, सब अच्छा चलता है. हाय मेरी प्यारी फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू स्टार क्लासेस. आज एक ब्यूटीफुल अमेजिंग इंटरेक्टिव सेशन विथ स्टार्क डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी. बच्चों को माइंड पे जो भी डाउट्स आया वो डाउट्स को हमारा ब्रांडेड फैकल्टी आज बहुत अच्छा क्लैरिटी देने वाले हैं. टोटल हमारा स्टार्क बायोलॉजी डिपार्टमेंट में 6 फैकल्टीज है. फर्स्ट वन कैलाश सर, नेक्स्ट वन वॉमिक सर, और नेक्स्ट वन इज पालके सर, इंग्लिश सर, और अपना चिराग सर और आदित्य सर. सर गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग. चिराग सर, और नीट 2025 में बायोलॉजी का पेपर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल, एप्लीकेशंस, एनालिटिक, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस आया और वेरी इंपॉर्टेंट थोड़ा लेंथी क्वेश्चंस आया. सो इन जनरली हम इंस्ट्रक्शंस देता बच्चों को एक 1 आवर का अंदर क्वेश्चन पेपर में पूरा बायोलॉजी खत्म करना चाहिए, पर इस बार 1 आवर 15 और 1 आवर 20 मिनट्स तक बच्चों को गया. बट एक बार इजी आता, एक बार मॉडरेट आता, एक बार हार्ड आता, बट कैसा भी आने दो, बट नीट 2026 एस्पिरेंट्स के लिए बायोलॉजी कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? सभी विद्यार्थियों से एक ही चीज़ कहना है कि जब भी बायोलॉजी विषय है तो बायोलॉजी को मैक्सिमम लोग थियोरेटिकल गिनते हैं, बराबर. तो इसलिए बायोलॉजी का मेन रेफरेंस जो है वो एनसीईआरटी है. लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना यानी कि क्या पढ़ना? कि एनसीईआरटी में यूनिट के आगे एक इंट्रोडक्शन भी दिया होता है, वो भी पढ़ना है. क्योंकि इस साल के नीट के अंदर बेसिकली जो क्वेश्चन आया था वो यूनिट इंट्रोडक्शन से आया था. देन बेसिकली साइंटिस्ट इंफॉर्मेशन दिया होता है यूनिट के आगे, तो उस साइंटिस्ट की इंफॉर्मेशन के अंदर भी उसके बारे में कंटेंट दिया होता है. देन हर एक चैप्टर के आगे क्यूआर कोड दिया हुआ है. अगर उस क्यूआर कोड को स्कैन किया जाए, क्योंकि क्यूआर कोड इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एनसीईआरटी, उसमें स्कैन किया तो क्वेश्चन, यस, तो उसको स्कैन किया तो बेसिकली एग्जाम्पलर क्वेश्चंस आते हैं. yes. तो एग्जाम्पलर्स आर बेसिकली द क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन बाय गवर्नमेंट. तो मतलब वो भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए. फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, एंड बेसिकली प्रैक्टिकल्स के जो कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको भी देखना चाहिए. यानी कि एनसीईआरटी ही पढ़ना है. लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना यानी कि एनसीईआरटी का पूरा टेक्स्ट पढ़ना है, एनसीईआरटी के यूनिट के आगे दिया हुआ इंट्रोडक्शन पढ़ना है, एनसीईआरटी का जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन करना है, एग्जाम्पलर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करना है, और समरी को पढ़ना है. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तो ये 6 चीज पढ़ा कंप्लीटली तो अपन बोलेंगे कि किसी विद्यार्थी ने एनसीईआरटी पढ़ा है. हाय पालके सर. सर एवरी नीट एस्पिरेंट्स, पीसीबी नीट एस्पिरेंट्स को फर्स्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी होता है. और 99 भी नहीं है, 100% हर स्टूडेंट बायोलॉजी के ऊपर बहुत अटेंशन लेता, क्यों हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है बोल के. सो बट अभी मेरा क्वेश्चन यही था कि बायोलॉजी पेपर इजी होने दो, मॉडरेट होने दो, हार्ड होने दो, पेपर कैसे भी होने दो, बट बायोलॉजी बच्चों को कैसा सेव करता स्कोरिंग के लिए?
आप थोड़ा हमारा बच्चों को बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर. एक्चुअली बायोलॉजी इज द ओनली सेवियर व्हेनेवर फाइनल पेपर इज टफ. 50% शेयर वही होता है. हाँ 50% शेयर है, लेकिन और दूसरी चीज, अगर कितना भी टफ पेपर आया, कल के नीट के एग्जाम में 2025 में सर 6 क्वेश्चन ही टफ थे. अच्छा, बाकी क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर सकते थे. इजी सॉल्व कर और सकते. अगर समझो 6 को हमने बाजू को भी रखा तो स्टिल यू कैन क्रॉस 330 मार्क्स. ओ ओ तो whenever paper is tough, overall NEET paper is tough, the only savior is biology. और biology को आप कैसे डील करोगे फाइनल नीट में? सबसे पहली चीज, never fix the duration of biology in your final NEET. बायोलॉजीचा ड्युरेशन कधीच फायनल नीट मध्ये फिक्स करायचा नाही. नाही. आपण नेहमी आपल्या स्टुडंटला काय सांगतो सर, तुम्ही क्वेश्चनचा ड्युरेशन फिक्स करा. म्हणजे काय, तुम्ही क्वेश्चनला डिवाइड करा 3 कॅटेगरीमध्ये, इझी, मीडियम आणि टफ. टफ. इझी क्वेश्चन शुड बी सॉल्व विदिन 30 सेकंड्स. मीडियम कैटेगरी क्वेश्चन शुड बी सॉल्व विद इन 50 सेकंड्स मैक्स. और टफ क्वेश्चन जो भी सर अपने मल्टीपल स्टेटमेंट वाले होते हैं, इस बार 6 क्वेश्चंस आया वो. बहुत सारे क्वेश्चंस आए. उन क्वेश्चंस को अगर आप 1.5 मिनट से पहले सॉल्व कर पाओगे, देन यू विल गेट वेरी लार्ज टाइम टू सॉल्व बायोलॉजी. और आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि मैंने जो बायो का पेपर सॉल्व किया है वो आराम से करेक्ट टाइम में किया है. तर या सगळ्या गोष्टी जर तुम्ही कव्हर केल्या तर बायोलॉजीला लागणारा ॲडिक्वेट वेळ असेल, ज्याच्यानं तुम्ही फायनल नीट मध्ये बायोलॉजी कॉन्फिडेंटली सॉल्व करा. अँड बायोलॉजी विल बी सेवियर फॉर युअर टफ पेपर्स. इंग्लिश सर, बायोलॉजी में कुछ क्वेश्चंस 20 सेकंड में, 30 सेकंड में, 40 सेकंड में ऐसा सॉल्व करना चाहिए. मीन्स ओवरऑल क्वेश्चन पेपर 45 मिनट्स टू 1 आवर का अंदर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, ऐसा इन जनरली बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देता हर बायोलॉजी फैकल्टी. अगर ऐसा है तो नीट 2025 का क्वेश्चन पेपर 1 आवर से ज़्यादा क्यों गया? और 1 आवर 15 टू हमारा टॉपर को भी 1 आवर 15, 1 आवर 20 मिनट्स तक टाइम गया. बट ये टाइम कैसा मैनेज करना चाहिए और नीट 2026 एस्पिरेंट्स के लिए आपका क्या सजेशन है? हाँ, गुड क्वेश्चन्स. तर विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वात प्रथम मी तुम्हाला टाइम मॅनेजमेंट बद्दल 3 महत्वाचे मुद्दे सांगणार आहे. तर पहिला माझा महत्वाचा मुद्दा असा असेल की जे काही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न आहेत, ती स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न बेटा तुम्ही फटाफट सॉल्व्ह करून घ्या. आणि नंतर दुसरा माझा मुद्दा या ठिकाणी असा असेल की तुमचा क्वेश्चन सिलेक्शन हे प्रॉपर पाहिजे, एकदम नंबर 1 सिलेक्शन झालं पाहिजे. इफ यू आर सिलेक्टिंग गुड क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन, देन द टाइम विल बी रिड्यूस्ड बेटा. ये अपने को टाइम कम से कम करना है बेटा. म्हणजे टाइम जर तुमचा कमी झाला ना, तर तुम्ही एक प्रश्न बेटा 20 सेकंदामध्ये सॉल्व्ह करू शकता बेटा. किंवा 2 असे ऑप्शन असतील की त्याच्यामध्ये आपल्याला संभ्रम निर्माण झालेला असेल, तर तो संभ्रम घालण्यासाठी त्यामध्ये आपल्याला टाइम किती द्यायचा आहे बेटा? 30 सेकंदाचा टाइम द्यायचा बेटा. हे 30 सेकंदाच्या टाइमामध्ये असे ऑप्शन 2 डिफिकल्ट असणारे आपण प्रश्न सोडवूया बेटा. काही विद्यार्थी जे काही यावर्षी होते ते पहिले 60 प्रश्नापर्यंत पोहोचू शकले नाहीत बेटा. मग 60 प्रश्न त्यांना गोंधळाचे वाटायला लागले, डिफिकल्ट वाटायला लागले, मग ते लेंदी वाटायला लागलं. मग त्याच्यात उरले किती प्रश्न बेटा? 30. तर 30 प्रश्न उरले जे होते, तर त्या 30 प्रश्नामध्ये त्यांचे सोपे प्रश्न राहून जायले होते. मग यासाठी माझा अत्यंत महत्वाचा तिसरा मुद्दा तुम्हाला इथं मला सांगावंसं वाटतं बेटा. तिसरा महत्वाचा मुद्दा असा असेल की ज्या वेळेला आपण 2 वर्षभर सराव करतो, त्या 2 वर्षामध्ये सराव करत असताना आपण एवढ्या चांगल्या पद्धतीने टाइम मॅनेज करत जायचं, म्हणजेच तुमचे असर्शन रिझन सोडवायचे, म्हणजेच तुमचे स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न सोडवायचे, आणि तिसरं ऍप्लिकेबल बेस्ड प्रश्न कसे सोडवता येतील ह्याची प्रॅक्टिस करायची. आणि टेस्ट सिरीज मध्ये जर याची तुम्ही प्रॅक्टिस जास्त केली तर तुमचा हा बायोलॉजीचा पेपर 45 मिनिटांमध्ये होणं अपेक्षित आहे. जास्तीत जास्त 1 तासामध्ये तुम्ही हे करू शकता बेटा. या पद्धतीने आपण टाइम मॅनेजमेंट करूया बेटा. कैलाश सर, जब एनटीए 2018 से नीट एग्जाम कंडक्ट करना शुरू किया अप टू 2025 तक, ड्यूरिंग 7 इयर्स, हमारा ऑब्जर्वेशन एक बार इजी आता, मॉडरेट आता, लेंदी आता, हार्ड आता, बट बायोलॉजी इमोशनली बच्चों में कनेक्ट होता है इन जनरली, नीट बोले तो. सो बच्चों को माइंड पे ये डाउट है कि नेक्स्ट ईयर हार्ड आया तो कैसा करना. सो मैं रिपीट कर दूं, नहीं कर दूं, मैं रिपीट एक ऑप्शन ले सकता, नहीं ले सकता. बट ऐसा स्टूडेंट्स के लिए आप
क्या सजेशन दे सकता? डेफिनेटली सर, इस साल बायोलॉजी का पेपर थोड़ा हार्ड देके हाँ। सभी बच्चे पैनिक हो गए। पैनिक हो गए तो मैं सर। बच्चों को एक सलाह देना चाहूंगा कि आप ये मार्क्स को मत देखो। बेसिकली हम अगर देखें लास्ट ईयर जिनके 600 थे उन्होंने रिपीट किया, इस बार उनके 540 मार्क आ रहे, लेकिन उनका सिलेक्शन होने जा रहा है। Means देखा- रैंक अच्छा आता है। हाँ, उनका रैंक इंप्रूव हुआ है, मार्क कम हो गए। तो बच्चों को डेफिनेटली ये सलाह देंगे कि सर थोड़ा हार्ड पेपर का प्रैक्टिस करना चाहिए, जैसे हमने हमारे टेस्ट सीरीज में करवाया था, हमने हमारा बुकलेट भी अभी मॉडिफाई किया है। पूरा modify ऐसे हो गया। हार्ड लेवल के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहो। नेक्स्ट ईयर पेपर हार्ड भी आ गया, आपके मार्क कम भी हो गए, तो आपको रैंक इंप्रूव करना है। बच्चों को इस बात पे पर्टिकुलरली ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यस यस यस। वामिक सर, इन जनरली ज़्यादा स्टूडेंट्स को एक रॉन्ग प्रिडिक्शन है बायोलॉजी के बारे में। रॉन्ग प्रिडिक्शन यही था कि बाय हार्टेड सब्जेक्ट है, बाय हार्ट करना, बट ऐसा नहीं होता। कुछ चैप्टर्स बाय हार्ट करना ही पड़ता, मीन्स कुछ चैप्टर्स कॉन्सेप्चुअली लर्न करना पड़ता। कुछ एक आधा चैप्टर भी है थोड़ा न्यूमेरिकल अप्रोच भी होना पड़ता। पर ये पूरा बच्चों कैसा मैनेज करना चाहिए विद इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम? सर ये बहुत अच्छा सवाल है और जनरली बच्चों को इस पर कोई क्लैरिटी नहीं रहता है। सो बायोलॉजी में अगर मैं बोलूँ तो आप बोल सकते हो 3 तरह के चैप्टर्स हैं। जो पहले वाला चैप्टर का कैटेगरी है उसमें बाय हार्ट लर्न करने का है। फॉर एग्जांपल मॉर्फोलॉजी, उसमें ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है, बस फिगर बनाओ, एग्जाम्पल याद करो, केस पढ़ो, एग्जाम्पल याद करो। तो वो चैप्टर आप लास्ट में भी करोगे तो उसमें कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं होता है। उसको शुरू में भी कर सकते हैं, उसको लास्ट में भी कर सकते हैं। बेटर है कि उसको लास्ट में करो ताकि नीट के टाइम पे वो रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। सेकेंड नंबर है जो कंसेप्चुअल है, जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें अलग अलग तरह के नॉवेल्टी है क्वेश्चंस में, जैसे कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये सब क्वेश्चन में कंसेप्चुअल लर्निंग बहुत जरूरी है, क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट बहुत जरूरी है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तभी हो पाएगा। लास्ट में एक छोटा सेगमेंट वो भी है जो 300 और 360 का डिफरेंस बनता है, वो है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस। सो एवरी ईयर कोई ना कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है। स्पेशल एम्फेसिस क्या है कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन अगर पूरा अच्छे से कवर है तो फिर बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है कि इस बार मेरा 360 ही आएगा। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आते हैं तो मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ समझाने के लिए। जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें नंबर ऑफ मियोसिस रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस्ड, इस तरह के कंसेप्ट से अरिथमेटिक क्वेश्चन आते हैं, यूनिटैरिटी के क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद कुछ चैप्टर है जैसे कि सेल साइकिल डिवीजन, वहाँ पे डीएनए अमाउंट, क्रोमोसोम नंबर, कभी ग्राफ देके पूछेगा, कभी इनिशियल कंडीशन देके पूछेगा। सो उसका क्वेश्चन भी 100% कंसेप्ट के साथ न्यूमेरिकल एज मेनी क्वेश्चन सॉल्व कर, जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना अच्छा। फाइनली उसके बाद कुछ चैप्टर्स और हैं जिसमें थोड़े से टफ मैथमेटिकल कंसेप्ट लगते हैं। अब जैसे कि एक चैप्टर का एग्जांपल है, आप जानते हो, सबको ही जानता है, पीआईवी, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। उसके साथ साथ ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, उसमें भी लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में आप देखो तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है, उसमें भी लॉगरिथमिक इक्वेशन आती है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में आती है, स्पीसीज एरिया कैरेक्टरिस्टिक में आती है, ठीक है। तो ऐसे कर करके बहुत जगह ऐसे है जहाँ पे टफ कंसेप्ट है। हाँ, ज्योमेट्रिक ग्रोथ में आती है, जहाँ पे भी एक्सपोनेंट आ गया वहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा सा टफ हो जाता है, वहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ सकता है, ठीक है। सो जनरली ये सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग को अप्रोच करना बहुत जरूरी है। अगर ये अप्रोच होगा तो ही हम लोग 360 की गारंटी अपने आप के लिए समझ सकते हैं। लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल बेस्ड है, जो एप्लीकेशन बेस्ड है, कॉन्सेप्चुअल, यस सर, इसमें एक सोर्स से करने से काम नहीं चलने वाला है। अगर आप एक ही बुक को या एक ही सोर्स से करोगे तो काम नहीं चलने वाला है। एज मेनी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करो तो उससे आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब उसके लिए हम लोग के पास सोल्यूशन क्या है, तो स्टार क्लासेस में हम लोग प्रोवाइड करते हैं, स्कोर मोर डीपीपी प्रोवाइड करते हैं, अच्छा मॉड्यूल प्रोवाइड करते हैं। उसमें कोई भी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम है, मैच द कॉलिंग प्रॉब्लम है, जो वैरायटी है, सभी वैराइटीज कवर किए, जो वैरायटी है वो कवर कर। और क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट कब आएगा, मार्क्स कब बढ़ेगा 360 के बियॉन्ड, 340 के बियॉन्ड, 360 को आप कब अप्रोच करोगे, जब ये वाले जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन है इसमें भी कंसेप्ट की क्लैरिटी हो। थैंक यू सर। थैंक यू। आदित्य सर, ज़्यादा सिमिलरिटी होता बायोलॉजी सब्जेक्ट और मेरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थियरिटिकल सब्जेक्ट है, बच्चों को टीच करने टाइम पे बहुत अच्छा लगता, बाद में जल्दी भूल जाता। और सेम बायोलॉजी भी वैसा है, और टीच करने टाइम पे सभी समझ में होता
और इजीली भूल जाता, बट थ्रू आउट ईयर में बच्चों नहीं भूलना चाहिए और वो अच्छे तरह से याद होना चाहिए। इसलिए पूरा एक साल का बायोलॉजी का एकेडमिक कैलेंडर कैसा होना चाहिए? जी सर, एक्चुअल में सर बायोलॉजी इजी सब्जेक्ट है, बस प्रॉब्लम क्या है बायोलॉजी के साथ, वास्ट बहुत है। तो सर जब कोई चैप्टर चल रहा होता है तो उस समय सर समझ में भी आता है और क्वेश्चंस भी बनते हैं, सब अच्छा चलता है। पर सर जैसे जैसे वो चैप्टर्स आगे होते जाते हैं, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, फिर वो पुराने वाले चैप्टर भूलते जाते हैं। तो सर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी ये बनती है कि एंड ऑफ ईयर तक, एग्जाम तक सारे टॉपिक को एक साथ लेकर चलना है। अच्छा। मतलब जो चल रहा है उसके साथ पुराने वाले को भी लेकर चलना है हमको। अच्छा सर वो मुश्किल टास्क हो जाता है और वो करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए सर हमारी प्लानिंग शुरू से ही ऐसी होना चाहिए कि जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा है तो जैसे ही वो पहला चैप्टर खत्म हुआ, हमको उसके बाद से उस फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज करना है जब सेकंड चैप्टर चल रहा होगा। सेकंड चैप्टर जब चलता वो टाइम पे सेकंड चैप्टर भी प्रिपेयर करना और फर्स्ट चैप्टर भी रिवीजन करना। सीक्वेंस चलते बिल्कुल रहेगा सर, ऐसे ही चलता है। अब फिर थर्ड चैप्टर आएगा तो फर्स्ट और सेकंड दोनों को रिवाइज करना है, हमको रिवाइज करना, फिर फोर्थ फिफ्थ ऐसे ही चलते रहना है। एटलीस्ट सर स्टार्टिंग में हर 15 डेज में एक बार एटलीस्ट हर चैप्टर का रिवीजन होना चाहिए। अच्छा फिर जैसे जैसे समय निकलेगा सर टॉपिक्स भी बढ़ेंगे, तो बच्चे को वहां पर 1 मंथ में भी अगर एक चैप्टर रिवाइज करा तो चलेगा। पर एटलीस्ट स्टार्टिंग में थोड़ा सा रिवीजन अग्रेसिव होना चाहिए, क्योंकि सर स्टार्टिंग के चैप्टर जितने परफेक्ट होंगे बाद में सर बर्डन कम रहेगा, क्योंकि उनका रिवीजन का टाइम भी कम होता जाएगा ना। करेक्ट है, ज्यादा तो इस तरीके से प्लानिंग। एक सर शॉर्ट नोट्स बच्चे को जब चैप्टर चल रहा होता है सर तभी से बनाना चाहिए, क्योंकि उस समय अगर सर शॉर्ट नोट बने ना तो उस समय चैप्टर चल रहा होता है, चैप्टर पर अपना नॉलेज अच्छा होता है, ग्रिप अच्छी होती है, उस समय पर शॉर्ट नोट काफ़ी अच्छे बनते हैं और समय भी होता है। तो उसी समय अगर शॉर्ट नोट्स बनाए ना तो बहुत अच्छा रहेगा। प्लस में एनसीईआरटी में पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहिए। और कुछ पॉइंट बायोलॉजी में सर ऐसे होते हैं ना बिल्कुल याद करने वाले, एग्जाम्पल्स हो गए, सर मुझे लगता है उनको रैंडमली रिकॉल करते रहना चाहिए। अच्छा। जैसे मतलब अगर लंच कर रहे हैं तो लंच करने के पहले एक बार इकाइनोडर्मेटा जैसे एक ग्रुप है सर, उसके एग्जाम्पल्स होते हैं तो खुद से पूछ कर ले लिया, जॉइंट के एग्जाम्पल पूछ कर ले लिए, बाय चांस अगर भूल गए तो तुरंत पढ़कर उसको याद कर लिया। उससे सर आसानी होगी कि वो सर हर चैप्टर में सब कुछ ऐसा नहीं होता जिसको याद कर, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर एक्स्ट्रा फोकस करना होता है, तो उतने पोर्शन पर अपन ऐसे रैंडम तरीके से कभी भी रिकॉल कर काम कर सकते हैं। अब सर हर चैप्टर में कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट भी होते हैं, तो वो जो 1 या 2 टॉपिक हार्डली ऐसे होते हैं हर चैप्टर में जहां पर कंसेप्ट होता है, तो उनको समय समय पर उस कंसेप्ट पर भी अपने को फोकस करना चाहिए। तो इस तरीके से सर बायोलॉजी का अगर डिस्ट्रीब्यूट कर मतलब ये समझ करके, ये समझने का पॉइंट है, ये याद करने का पॉइंट है, और पूरे जितना भी सिलेबस अपना अभी तक हुआ है उसको एक साथ लेकर चला तो सर बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहता है और थ्रू आउट द ईयर बहुत फ्लेक्सिबली चलता है सर। और बायोलॉजी मैंने शुरू में बोला बहुत आसान सब्जेक्ट है, बस ये है डिसिप्लिन जरूरी है। अगर बच्चा डिसिप्लिन के साथ में रिविजन भी कर रहा है, करंट भी पढ़ रहा है, तो बहुत अच्छे से होता है। बेटा आपका सारे क्वेश्चंस बायोलॉजी का विषय क्लियर हो गया। अभी जितना भी फैकल्टी इधर है ये पूरा लातूर ट्यूशन एरिया का ब्रांडेड और टॉप मोस्ट फैकल्टीज है, और नीट 2026 क्रैक करने के लिए अपना मटेरियल्स पूरा रिवाइज हो रहा है और माइंड मैप्स भी रिवाइज हो रहा है और शॉर्टकट रिवीजन नोट्स भी बन रहा है अभी रिसेंटली। मींस नीट 2026 आपको इजी होने के लिए और नया पैटर्न के हिसाब से और कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशंस, एनालिटिकल क्वेश्चंस, लेंथी क्वेश्चंस, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, ये पूरा कवर करके एनसीईआरटी 360 डिग्रीज अच्छे तरह से कवर करके ये न्यू डिजाइन्ड बुकलेट्स अभी ये टीम बना रहा और ये आपको काफी आसान हो जाता। थैंक यू टीम मेंबर्स फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ दिस ब्यूटीफुल इंटरेक्टिव सेशन। थैंक यू वेरी मच।